So the knives. Yeah. Everybody's talking about peace in the world. Yeah, all we get to see is the pain and the hurt. Say we don't want no war, we don't want no fights, no more guns, no more bombs, no more fists, no more knives. All I'm saying, let's give love a chance. All I'm saying, let's give love a chance. Do you like the song? Then sing it with me. This is how it goes. 1, 2, 3, and all I'm saying, let's give love a chance. All I say, let's get love and All I'm saying, let's get love and church. all I'm saying, All I say, all I'm saying. let's get love and चार चराग तेरे बरन हमेशा ये जो गा रहा है ना, बिल्कुल चल रहा है। Everybody's talking about peace in the world. Yeah, all we get to see is the pain and the hurt. Say we don't want no war, we don't want no fights, no more guns, no more bombs, no more fists, no more knives. And all I'm saying, let's give love a chance. All I'm saying. हेलो एवरीवन, दिस इज रविवंदना। स्वागत करता हूँ आप सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म। बेटा शुरुआत का तो मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन जो इंग्लिश के बाद वो बोलते हैं ना चार चरख तेरे, तो वो वाला बहुत शानदार सा है, बहुत शानदार सा है वो बहुत शानदार है। ठीक है, हाँ वो उसकी बात करते हैं हम ज्यादातर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं आज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ओर। और कल का जो पार्ट था ना, उसी को हम शुरू कर रहे हैं। कल हमने क्या पढ़ा था पता है? याद? कल हमने क्या पढ़ा था, आपको याद है? कल हमने एक स्फेरिकल सरफेस के बारे में पढ़ा था। इस स्फेरिकल सरफेस की वजह से रिफ्रैक्शन जो होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ा था। याद कर, सीधी बात पूछता हूँ मैं तुम्हें, फिर बीच बीच में तुम्हें बताते रहूंगा। सब बढ़िया है बेटा, बाद में बात कर लेंगे अब सॉन्ग के बारे में, तुम्हारे बारे में, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन आज की क्लास है ना, थोड़ी और इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि आज से लेंस शुरू हो जाएगा, लेंस की बातें शुरू हो जाएगी। हाँ, और स्फेरिकल सरफेस से आज हम लेंस की बात पे जाने वाले हैं। तो यहां से शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखना। हमने ये चीज पढ़ ली है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है तो पोल से इसका डिस्टेंस नापेंगे। ये ऑब्जेक्ट O, ये डिस्टेंस को पोल से नापते हैं तो ये डिस्टेंस U कहलाएगा। मान लीजिए कि यहां कहीं इसका सेंटर है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी यानी रेडियस कहलाएगी। ओके, और मान लिया कि कहीं यहां पर ऑब्जेक्ट मिल रहा है या इमेज यहां पर बन रहा है। ठीक है, ये इमेज, तो इस डिस्टेंस को पोल से, इस पोल से इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे V। ओके, ठीक है सर। रेस जहां से निकल रही होती है ना, रेस जहां से निकल रही होती है ना, उस मीडियम को N1, जहां पर जा रही होती है उस मीडियम को N2, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं। ये चीज आपको पता है। फॉर्मूला क्या मिला था आपको याद है? फॉर्मूला क्या मिला था आपको याद है? ऐसा फॉर्मूला मिला था, आपको याद हो तो, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाय R। ये मैंने क्या करवाया? रिकेप करवाया है पिछली क्लास का। पिछली क्लास का मैंने रिकेप करवाया है बेटा। अभी मैंने लेंस की बात कोई भी नहीं पढ़ाई है, लेंस की बात आज की क्लास में शुरू हो जाएगी, लेकिन ये रिकेप करवाया है। क्या करवाया बेटा? रिकेप। किस चीज का? रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। ये याद आया? रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। कल के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था कि सर इसके डेरिवेशन किए थे, डेरिवेशन के साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। याद है ना आपने? दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे, एक 2025 का, एक 2024 का। उल्टा था, एक तो प्रॉपर उल्टा था। यार बताओ मुझे, ईमानदारी से बताओ। देखो, हर चीज सही है, मतलब मैं तुम्हें बताऊं दोस्त कि मैं रोज आके तुम्हें पूछता हूं कि तुम कैसे हो, बढ़िया हो, मैं अच्छा हूं, बढ़िया हूं, मेरे साथ जीवन में ये हो रहा है, तुम्हारे साथ जीवन में ये हो रहा है, राखी आने वाली है, जन्माष्टमी आने वाली है, दिवाली आने वाली है, टीचर्स डे आने वाला है, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन बेटा जब आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा ना, तब आपको ये सारी चीजें कड़वी लगेगी। तो इसलिए मैं तुम्हें सीधी और एकदम थोड़ी सी कड़वी बात है, लेकिन
सीधी बात बताता हूं कि तुम अपने ऊपर ज्यादा ध्यान रखना, तुम अपने अपने मेहनत के ऊपर ध्यान देना, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना। हाँ, हम सब कुछ करेंगे बेटा, मौज मस्ती, सारे त्योहार मनाएंगे, साथ में मनाएंगे, साथ में मनाएंगे बेटा सारे त्योहार। लेकिन ये सब सारे त्योहार तभी अच्छे लगेंगे जब आपका लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा। अगर वो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा ना, तुम्हें ऐसा लगेगा, हमारे ऊपर भी गुस्सा आएगा और तुम्हें अपने आप के ऊपर भी गुस्सा आएगा कि क्या किया मैंने पूरे साल, क्या किया मैंने पूरे साल। तो इसलिए बताता हूं बेटा, अगर ये पूरे साल को, अगर नेक्स्ट टॉपर्स को, अगर हम लोगों को यादगार बनाना है तो आपके पास वन एंड ओनली वे यही है कि आप जो भी अभी कर रहे हो, पढ़ाई की बात कर रहा हूं, वो बहुत ईमानदारी से और बहुत शिद्दत से करो कि उसमें कोई भी छोटी सी, इतनी सी भी कमी ना रहे, इतनी सी भी कमी ना रहे। ठीक है बेटा, इसलिए मैं सीधे आज बात पे आता हूं। क्या पढ़ा, पहले तो मुझे ये बताओ कि मैंने बताया था वो रिवीजन करके आए हो, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, ये जो भी पार्ट था वो कल का सेशन था, वो आप रिवाइज करके आए हो? हाँ, रिवाइज करके आए हो? हाँ, मुझे तुम पे भरोसा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे हर्ट होकर मैं तुम्हें बोल रहा हूं, मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर। लेकिन तुम अपनी एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा ऊपर मत चले जाना और बोल देना कि हाँ सर देख लेंगे, वो देख लेंगे, कर लेंगे, वो कर लेंगे। नहीं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए तुम्हारी पढ़ाई है। अगर रिजल्ट नहीं आया बेटा तो हम सब बेकार है, मान लिया, रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, ठीक ठीक, मतलब हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए। इसलिए हर स्लाइड में मैं ऊपर लिख के आता हूं। तुम्हारी क्लास में तो मैं कभी भी ये चीज इग्नोर नहीं करता हूं। ये 100 में से 100 हमारा मैनिफेस्ट है बेटा, 100 में से 100 मैनिफेस्ट है। ये चीज क्लियर कट होनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में। ये तुम्हारा एम है, ये तुम्हारा मैनिफेस्ट है, ये तुम्हारा गोल है 1 साल का। तो यहां पर कहीं भी बांध छोड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 divided by r। r क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ठीक है, बहुत शानदार। अब अगर आप ये चीज करके आए हो ना, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, शुरुआती क्वेश्चन से करता हूं और 2026 का क्वेश्चन है। अगर 26 का क्वेश्चन करने में आप सक्षम रहे तो ये बात सही है कि आप अच्छे से रिवाइज करके आए हो। ठीक है, मैं आपको पूरे 1 मिनट का समय दे रहा हूं। ठीक है, 1 मिनट का पूरा समय दिया जा रहा है आपको। हल्का हल्का मैं भी साइड में करता रहूंगा, हल्का हल्का मैं भी करता रहूंगा, लेकिन मैं कुछ भी बोलूंगा नहीं। आप खुद इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, खुद ही पढ़ोगे, खुद ही चीज करोगे। हाँ हाँ, देखो जो फील हो रहा हो, हारा हुआ, थका हुआ, जो भी है बेटा, लेकिन काम करते रहना है। 365 दिन एक जैसे नहीं होते कि तुम्हें एकदम मोटिवेशन फील होगा, तुम दुनिया को हिला देने की बात करोगे। नहीं बेटा, हर दिन ऐसा नहीं होता है। कभी थकान भी लगेगी, कभी आलस भी आएगा, कभी जोश भी आएगा, हर चीज होगी बेटा। लेकिन उसी फेज, मतलब वो गंदे से गंदे फेज में भी तुम्हें काम करते रहना है। और तुम्हारा काम बस यही है, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। हम बात करेंगे पॉइंट्स, नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा ना, सारी चीजें आप ही करोगे। हम्म 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 शिव में लिखना जरूरी था पीछे, आंसर लिख के बोल रहा है सर गिवन बाय बायो स्टूडेंट।
तो ये लिखना जरूरी है बायो स्टूडेंट? तुम सब एक हो यार, तो मेरी क्लास में क्यों बायोलॉजी मैथ्स ऐसे करते रहते हो यार? जानबूझ के ये चीजें करते हो। अगर आंसर वो गलत हो जाएगा तो अभी फिर वापस काम खा बिना कारण का तुम्हारे साथ पूरे बायोलॉजी समाज को भी रोस्ट करवा दोगे तुम। तो बायोलॉजी क्यों लिख रहे हो? मतलब आंसर गिवन बाय बायोलॉजी स्टूडेंट है, ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, N2 की वैल्यू क्या है? 1.5। V हमें निकालना है। N1 यानी 1, U यानी 6, लेकिन उस तरफ है इसलिए -6 लिखेंगे। इज इक्वल टू N2 माइनस N1, 1.5 माइनस 1, R 24 सेंटीमीटर राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो 24 लिखेंगे। ओके सर, 1.5 भी एज इट इज रहेगा। 1.5 माइनस 1 तो 0.5 40, मतलब 24 तो 48 होता है, तो ये 48। माइनस माइनस प्लस उस तरफ जाएगा तो वापस माइनस 1/6 हो जाएगा। देखो अब 1/6 है बेटा, 6 को क्या अपेक्षा मैम ने बोला था? क्या बोला था अपेक्षा मैम ने? 8 चौक 8 छक 48। हाँ, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सही बात है। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ना 48। ये पूरा सिंप्लीफाई करके 0.5 बनेगा, 0.5 को यानी 1/2 यानी नीचे आएगा 48 हो जाएगा। और ये 1/6 था, उस तरफ जाएगा तो मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो वापस माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या मैम ने सिखाया है? भैया कल अपेक्षा मैम ने बायो वालों को कहा कि ये करने वेल मैं भी बायो वाली हूँ। वही अपेक्षा मैम ने बोला है ये करने के लिए कि पीछे बायोलॉजी लिख देना। हाँ लिख दो। फिर उनको बोलना कि अगर हमसे गलत आंसर हो जाएगा तो पूरे समाज, बायोलॉजी समाज की नाक कट जाएगी। तो हाँ, तो ये लिखो, जरूर लिखो, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारा आंसर सही हो। आंसर सही हो तो तारीफ करूंगा, अगर गलत हुआ तो बेटा पूरा समाज तुम्हारी वजह से रोस्ट हो जाएगा ना, तुम्हारे पूरे समाज की इज्जत तुम्हारे सामने रहेगी। तो ध्यान रखो इस चीज का। खैर, तो ये 48 डिनोमिनेटर में आएगा, 1 माइनस 8 यानी 7 आ जाएगा, -7/48, ठीक है। ये 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ, 3/2 भी, ठीक है, बढ़िया है। 3/2v, तो ये 3/2v इज इक्वल टू, ध्यान से देखते जाना, माइनस में 7/48। देखो 48 का अगेन वापस आधा करते हैं तो ऐसे हो जाएगा 3/2, 2 को हटा देते हैं, यहाँ से आ जाएगा माइनस में 7/48, 24, ठीक है। अब इस तरफ v जाएगा तो v उस तरफ गया, 24 इंटू 3/7 माइनस साइन के साथ। बताइए तो इसका आंसर कितना आएगा? बायोलॉजी वाले जरा इसका आंसर बताना, बायोलॉजी वाले जरा इसका आंसर बताना। 24 इंटू 3/7, बायोलॉजी वाले प्लीज इसका आंसर बताना। क्यों बायो मैथ्स करना समानता रखनी चाहिए हर एक में? हाँ, तो मैं तो समानता ही रख रहा हूँ यार। बायोलॉजी वाले बेटा अलग से हाईलाइट कर रहे हैं अपने आप को कि सर बायो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और पीछे लिख लें बायो स्टूडेंट। ठीक है, पहले बायोलॉजी वाला आंसर तो पहले बायोलॉजी वाला आंसर तो इसका आंसर क्या आ रहा है, फिर मैथ्स वाले बताना। अरे यार, मेरी क्लास में ये डिवीजन कहाँ से होने लगा है कि बायोलॉजी मैथ्स का अलग से? माइनस में 10/28 सेंटीमीटर। मैं तो मान ले रहा हूं बेटा तुम्हारी बात, जो कमेंट सेक्शन में आ रहा है ना उनसे ही मैंने आंसर मान लिया है, ठीक है। हाँ, मैंने इसको कुछ वो नहीं किया है, कैलकुलेट नहीं किया है। हाँ देखो आ गया ना, मुझे पक्का पता है सारे बच्चे यहाँ पर 10.2 10.2 10.2 आंसर दे रहे हैं, लेकिन एक निकला अपना हीरा बायोलॉजी का, वो बोला 9.9। तो अलग ही दुनिया है भाई इनकी। खैर ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा पक्का। देख लो ध्यान से हमने क्या किया है, कुछ बड़ी बड़ी चीजें नहीं की है, जो भी चीजें दे रखी थी ना उसको गिवन डेटा में लिखा है, उसके बाद जो भी फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसी फॉर्मूले को यूज किया। बस साइन कन्वेंशन अच्छे से यूज करना। अगर तुमने नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दिया बेटा सारा आंसर फेल हो जाएगा,
सारा आंसर फेल हो जाएगा, सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो चाहे तुम मैथ्स वाले हो, चाहे तुम बायोलॉजी वाले हो, अभी मेरी क्लास में तुम सब फिजिक्स वाले हो, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना कि माइनस साइन लिखने में, तो साइन कन्वेंशन में, रे डायग्राम में कोई मिस्टेक्स ना हो। फॉर्मूला आसान है, n2/v - n1/u = n2 - n1 / r, ये सबको पता है, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, यहां पर जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी वो कहीं माइनस प्लस में उलझ ना जाए, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। बहुत शानदार, आगे बढ़े। ओके, एक नया क्वेश्चन करते हैं 2025 का। 2025 का एक शानदार क्वेश्चन है बेटा, इसके आगे स्टार लगा देना। ये जैसे कल के सेशन में हमने क्वेश्चन किया था ना कि किटकेट का पापा, सॉरी किटकेट, हाँ मेलोडी की माँ किटकेट का पापा, किटकेट का काका एंड मेलोडी की माँ। उस टाइप का एक क्वेश्चन है, सुनना इस बात को कि एक बीम ऑफ अ लाइट है कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स इज रिफ्लेक्टेड बाय अ डिस्टिंक्ट सोर्स रिफ्लेक्टेड बाय अ स्फेरिकल ग्लास बॉल, ठीक है, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, रेडियस कितनी है, 20 मतलब 15 सेंटीमीटर है। ड्रॉ रे डायग्राम एंड ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को। नेचर क्या होगा, देखो ये माइनस है, माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ही हो जाएगा, माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो रेज यहां से निकली जरूर होगी, रेज यहां से निकली जरूर होगी, ऐसे रेज है ना वो यहां से निकली जरूर होगी, लेकिन रिफ्रैक्शन फील करके ये ऐसे सर ये नॉर्मल ऐसे जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन नॉर्मल कहाँ पर है, ये इस साइड है ना, हाँ तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ऐसे नॉर्मल की तरफ हल्की सी झुक जाएगी। तो इसको अगर पीछे की डायरेक्शन में खींचे, पीछे की डायरेक्शन में खींचे, ऐसे ही यहां पर पीछे के डायरेक्शन में खींचे, तब ये मिलेगा v = -10.28 सेंटीमीटर। और ये रियल कैसी, रियल इमेज होगी, नहीं सर वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल, पीछे की डायरेक्शन में आ रही है ना इसलिए वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है, हाँ वर्चुअल इमेज होगी। लीजिए एक शानदार क्वेश्चन। डिस्टिंक्ट सोर्स का मतलब ये समझना कि एक पॉइंट सोर्स से रेज आ रही है, कैसे आ रही है, पॉइंट सोर्स से रेज आ रही है और इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, ऐसा समझना, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मीनिंग यहां पर क्या होगा कि बहुत दूर से रेज आ रही है। देखो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्यार से समझाता हूं दोस्त, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज है, डिफिकल्ट क्वेश्चन को बताता हूं ना तुम्हें, देखो एक पूरा का पूरा हमने क्या ले लिया, स्फेरिकल ग्लास सरफेस। देखो समझना, इसमें मीनिंग समझना, अब तक सिर्फ और सिर्फ सरफेस थी, अब तक सिर्फ और सिर्फ सरफेस थी। रूही पहले ये बताओ बायोलॉजी या मैथ्स, हाँ ग्लास बॉल यहां पर पूरा का पूरा दे रखा है इसलिए मैंने ग्लास बॉल ड्रॉ किया है, ठीक है, ठीक है, ओके। सुनना इस बात को, पहले तुम खुद करो, फिर मैं बताता हूं। मैं हल्का फुल्का तुम्हें करवा देता हूं, जैसे कि यहां पर होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है सर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर होगा पोल, बेटा यहां पर होगा पोल, ठीक है सर, ये पोल। फिर डिस्टिंक्ट सोर्स मतलब इनफाइनाइट से आ रही है, ऐसा समझना, डिस्टिंक्ट सोर्स मतलब इनफाइनाइट से रेज आ रही है, ठीक है सर। तो गिवन डेटा अगर मैं लिखूं पूरा का पूरा गिवन डेटा, तो ऐसा लगेगा कि u कैसी है, माइनस इनफाइनाइट है u, ठीक है। v हमें निकालना है, और क्या क्या बात है सर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का n2 = 1.5 है और n1 = 1 है, ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्वेश्चन में दे रखी है, हाँ 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ये आगे ऐसे होगी ना, हाँ ऐसे होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से ये इसका सेंटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r = 15 सेंटीमीटर। लीजिए, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन यही होगी, दैट्स व्हाई इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब दिखाइए
यू की वैल्यू क्या होगी, यू की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। क्यों इनफाइनाइट हुई? डिस्टिंक्ट सोर्स का मतलब है कि एक बहुत इनफाइनाइट मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस पे एक सोर्स रखा हुआ है। लार्ज डिस्टेंस पे अगर कोई सोर्स रखा हुआ है तो वहां पर से आने वाली रेज क्या होती है, वहां पर से आने वाली रेज पैरेलल होती है, ठीक है। V इज 45 सेंटीमीटर। अरे वाह यार, यार तुमने तो अलग ही क्लास में एक अलग जनता पार्टी बना ली। बोल रहा है BPG बायोलॉजी जनता पार्टी, तो बी भाई 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 सुनो सुनो सुनो, ये तो सबको पता चलना चाहिए, ये तो सबको पता चलना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं कि अपेक्षा मैम तक भी बात जानी चाहिए। अपेक्षा मैम, आपके बच्चे देखो मेरी क्लास में क्या लिख रहे हैं, वो मेरी क्लास में, जबकि फिजिक्स ना कोई मैथ्स है ना कोई बायोलॉजी है, लेकिन फिर भी वो अलग ग्रुप बना रहे हैं। उन्होंने अपना अलग ग्रुप बनाया है, उन्होंने अपना अलग ग्रुप बनाया है। बोल रहे हैं बायोलॉजी जनता पार्टी, ये अलग से ग्रुप बनाया है। बायोलॉजी जनता पार्टी अलग से उन्होंने ग्रुप बनाया है, और उसके साथ उन्होंने क्या लिखा पता है? बीपीजे, पीपीजे। मुझे लग रहा है बेटा तुम्हें बायोलॉजी के साथ साथ मैथ्स के साथ साथ, बायोलॉजी वाले बच्चे तुम्हें मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश की भी अलग ट्यूशन की जरूरत है। रिवर्स खेल लिया तुमने तो यार, रिवर्स खेल लिया तुम्हें, तो तुम्हें मैथ्स के साथ साथ बेटा अलग से इंग्लिश की भी जरूरत है। खैर छोड़ो, खैर आगे बढ़ते हैं। देखो हम क्या बता रहे हैं कि इसका एक रे डायग्राम ड्रॉ करना है और हमें पोजीशन बतानी है इमेज की। तो देखो आप सबने ये गिन लिया होगा, मुझे बहुत विश्वास है कि ये चीज तुमने कर ली होगी। जैसे फॉर्मूला ये है ना, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाय R, ठीक है। N2 यानी 1.5, V हमें निकालना है, N1 यानी 1 होता है, ये इनफाइनाइट आ जाएगा, माइनस माइनस पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाय रेडियस कितनी है, 15 सेंटीमीटर आगे की डायरेक्शन में, ठीक है सर। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो पहला पूरा का पूरा पार्ट ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूं, तो 3/2 भी आ जाएगा। 1.5 माइनस 1 तो 0.5 यानी 2/1/2 लिख लेता हूं, तो सोल्व करूंगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और वी विल गेट V इज इक्वल टू प्लस में 45 सेंटीमीटर, राइट और रॉन्ग। क्या ये आंसर आ गया हमारा? क्या तुम्हारा आंसर भी यही आया है? क्या तुम्हारा आंसर भी यही आया है? प्लीज बायोलॉजी वाले, मैं आपको मतलब कुछ रोस्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन तुम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो यार। मत करो मेरी क्लास पे ऐसा कुछ। खुद ही बेटा, तुम्हें पता है कि सामने कुल्हाड़ी है, तो तुम्हें खुद उस पे जाके नहीं सर मुझे काटो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? सही है। देख, अगले 2 सेकेंड में आपके पैर के नीचे से जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि जो आपने आंसर निकाला है वो आधा आंसर है, पूरा नहीं है। ये आंसर पूरा नहीं है। हां, सही सुना आपने एक स्टेप में आंसर निकाल दिया, लेकिन इट्स नॉट अ करेक्ट आंसर। करेक्ट नहीं, मैं मेरे वर्ड्स को और सुधारता हूं कि इट्स नॉट अ परफेक्ट आंसर, इट्स नॉट अ लास्ट आंसर। ये आधा क्वेश्चन हुआ है, आधा, जी हां, ये आधा क्वेश्चन हुआ है, पूरा क्वेश्चन नहीं है। क्यों? देखो मैं बताता हूं। क्योंकि यहां से जो रेज आई वो आप बोल रहे हो कि सर इस डिस्टेंस से 45 सेंटीमीटर दूर, जैसे ये पूरा का पूरा कितने का है, 15, ये 15 30, और यहां पर कहीं 45 हुआ होगा। ये पूरा डिस्टेंस यहां से, ये पूरा डिस्टेंस होगा 45 सेंटीमीटर का, ये पूरा डिस्टेंस होगा 45 सेंटीमीटर का, होगा कि नहीं होगा? यहां पर कहीं आएगा ना, यहां पर कहीं इमेज बनेगा, यहां पर कहीं इमेज बन रहा होगा, ठीक है। मैंने भी मानी आपकी बात को कि सर ये रेज निकली और कहीं यहां पर सर यहां पर कन्वर्ज हो रही होगी, ठीक है। ये रेज यहां पर कहीं कन्वर्ज हो रही होगी, ठीक है।
लेकिन दोस्तों रिफ्रैक्शन तो इस सरफेस से भी होगा ना। अब तक जो हमने बात पढ़ी वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस 1 के लिए थी, ये सरफेस 1 के लिए थी। ऐसा सेम रिफ्रैक्शन सरफेस 2 पे भी तो होगा, ये सरफेस 2 पे भी तो ये सेम रिफ्रैक्शन होगा। ये तो आप भूल ही गए, ये सारी बातें तो आपने सरफेस 1 के लिए बोली, सरफेस 2 पे भी तो ऐसा रिफ्रैक्शन होगा। है सर, ऐसा था तो पिछले क्वेश्चंस में आपने क्यों नहीं लिया? क्योंकि पिछले कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि ग्लास बॉल, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ था ग्लास बॉल। हर बार क्या बोलते थे पता है? हर बार बस इतना बोलते थे कि सर एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। देखो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का मतलब क्या होता है? बस इतनी सरफेस ही है, ये पूरा है नहीं, पूरा स्फीयर है नहीं। इसलिए आपने कल क्वेश्चन में भी देखा हो तो मैं आपको पूरा स्फीयर नहीं ड्रॉ करवा रहा था। क्यों? क्योंकि वो पूरा स्फीयर था ही नहीं, बस यही इकलौता, बस यही सरफेस है, पूरा स्फीयर था ही नहीं। इस क्वेश्चन में पूरा बताया है कि सर इट्स अ ग्लास बॉल, एक पूरा भरा हुआ पानी का घड़ा होता है ना, वैसे ही एक पूरा ग्लास का भरा हुआ बॉल है। इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने शब्दों से खेला है, शब्दों से खेला है। तुम समझ पा रहे हो बेटा? फिजिक्स नहीं, फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं। अगर तुम्हें कोई बताता जाए कि ये स्टेप है, स्टेप, तो फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन जो फिजिक्स के बेसिस पे उन्होंने कंडीशन बनाई है, जो शब्दों का उपयोग किया है, जैसे वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे ग्लास बॉल, इस एक वर्ड ने आपको 2 बार कैलकुलेशन करने पे मजबूर कर दिया। अगर सरफेस लिखा हुआ होता ग्लास कॉन्वेक्स सरफेस, तो तुम्हारा आंसर सही था, परफेक्ट, खत्म, टाटा बाय बाय सी यू, खत्म। लेकिन उन्होंने बोला ग्लास बॉल है पूरा का पूरा, तो ये जो रेज निकल रही ना, यहां पर भी तो एक बार, इस जगह पे भी तो एक बार रिफ्रैक्शन होगा। हां, तो अब सरफेस 2 की बात करता हूं। इसका मतलब कि जो पहले आपने बात की थी वो किसकी बात थी? वो बेटा सरफेस 1 की बात थी। ये सारी बातें किसकी थी? सरफेस 1 की बात थी। किसकी बात थी? ये सारी बातें सरफेस 1 की बात थी। अब बात आती है सरफेस 2 की, सरफेस 4, सरफेस 2। यहां पर भी तो रिफ्रैक्शन होगा, यहां पर भी तो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब देखो रेज कहां से आ रही है? रेज कौन से मीडियम से आ रही है? देखना ध्यान से, रेज कौन से मीडियम से आ रही है? n इज इक्वल टू 1.5। क्या इसके लिए n1 और n2 चेंज हो जाएंगे? n1 जहां से रेज आ रही है दैट इज इक्वल टू 1.5, और n2 जहां रेस जा रही है यानी ये वाला मीडियम 1 हो जाएगा। जरा सोच समझ के बताओ, इसमें मैं u की वैल्यू क्या लिखूंगा दोस्त? u की वैल्यू क्या लिखूंगा? चलो रेडियस तो समझ में आ जाएगी कि यहां से अगर रेडियस को नापेंगे, इस जगह से रेडियस को नापेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा ना। पहले केस में हमने पोल में यहां से रेडियस नापी थी तो ये राइटवर्ड डायरेक्शन में था तो पॉजिटिव लिखा था, ये अपोजिट डायरेक्शन में दैट्स व्हाई नेगेटिव। तो ये r नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में कितना आएगा? नेगेटिव में नेगेटिव में 15 सेंटीमीटर। अब जरा सोच समझ के मुझे ये बताना कि व्हाट वी कैन राइट एज अ u की वैल्यू कितनी होगी? u की वैल्यू क्या होगी? u की वैल्यू क्या होगी? तुम्हें पता है? हाँ, पूरा डिस्टेंस ये इस पोल से इस आई तक का डिस्टेंस कितना है? 45 सेंटीमीटर। वो तुमने निकाल दिया, वो तुम्हें पता है, वो तुम्हें पता है। तुम्हें यहां से इस पोल से पी डेज से आई तक का डिस्टेंस निकालना है। इंफिनिटी नहीं होगा यार। अब बोलो ना बायोलॉजी या मैथ्स, इंफिनिटी तो पहले वाले सरफेस के लिए था ना। ऐसा कभी नहीं सुना है आपने? पहले का इमेज दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। क्या बोला सर? दूसरे का इमेज, पहले का इमेज दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। तो जो सरफेस 1 के द्वारा बनाया गया इमेज होगा वो दूसरे वाले के लिए क्या एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये हुई ना दूसरे केस में, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, IR रे की डायरेक्शन, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो भी था वो मैंने नेगेटिव ले लिया। ये रे नेगेटिव, रेडियस नेगेटिव। देखो सोचो ना, ये पूरा का पूरा कितना है? 30 सेंटीमीटर। ये पूरा का पूरा कितना है? 45 सेंटीमीटर। तो 45 में से ये 30 निकाल दो, कितना बचेगा? 15। हाँ 15 15 15
15, सही बात है। पंद्रह, बहुत बढ़िया। तो ये पूरा डिस्टेंस, जैसे ये था ना, देखो यहां पर था, ये पूरा का पूरा 45 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पूरा का पूरा 45 सेंटीमीटर, ये इतना 30 सेंटीमीटर, तो ये बचा हुआ होगा हमारा डिस्टेंस जो हमें चाहिए वो, ये बचा हुआ कितना होगा, बचा हुआ होगा 15 सेंटीमीटर। बस, तो हमें तो यही चाहिए था ना, हमें तो भाई यही चाहिए था, हमें तो यही चाहिए था, बचा हुआ 15 सेंटीमीटर। तो सरफेस 2 के लिए क्या यू की वैल्यू 15 हो जाएगी। अब मुझे बताइए 15 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, 15 पॉजिटिव या नेगेटिव, ये 15 पॉजिटिव या नेगेटिव, सर राइटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा। बहुत बढ़िया, अब लिखते जाना बेटा, इसको अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि देखना, n2 इसके लिए कितना है, n2 1 डिवाइड बाय v निकालना है, n1 1.5, u की वैल्यू 15 पॉजिटिव में इज इक्वल टू n2 माइनस n1 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाय r, r की वैल्यू कितनी आई बेटा, r की वैल्यू है माइनस में कितना है यार, ये माइनस में रेडियस कितनी थी इसकी, 15 ही थी ना, हाँ ये भी 15 सेंटीमीटर आई, रेडियस 15 सेंटीमीटर, हाँ इसकी रेडियस भी आई 15 सेंटीमीटर। अब सोल्व करते हैं इसको, देखो ध्यान से, उस तरफ चला जाएगा तो 1 माइनस 1.5 यानी 1/2 लिख लेता हूं इसको माइनस में और इनटू करके 15, 1/v एज इट इज, और ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3/2 इंटू करके 15, सही है, सही है। अब देखते जाना, डिनोमिनेटर में सेम है दोनों का, 30 लिख लेंगे और ये आ जाएगा कितना 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, 2/30, 2/30 मतलब 1/15, 1/15 तो v इज इक्वल टू, सही है आंसर या कोई मैंने मिस्टेक की, एक बार देखो तो, n2 यानी 1 हो जाएगा इसके लिए, ठीक है सर, बाई v एज इट इज लिखा, n1 यानी 1.5 डिवाइड बाई लिख लिया हमने u कितना है पॉजिटिव में 15, n2 माइनस n1 तो 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाई लिख लिया 15, वो 15 कैसा नेगेटिव है, हाँ ये 15 नेगेटिव है, ठीक है ये 15 नेगेटिव है। सोल्व करता हूं इसको, 1 माइनस 1.5 तो माइनस में आएगा 0.5, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/30 हो जाएगा ये आंसर। ये माइनस में देखो बेटा, इसको सोल्व भी कर सकते हो डायरेक्टली, 1.5 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू माइनस में 1/10, ठीक है, सो 1/v इज इक्वल टू 1/30, माइनस माइनस उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा 1/10। सोल्व कर लेते हैं, 1 + 3 डिवाइड बाई 30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ऐसा बोलो 3 से मल्टीप्लाई किया 3 से डिवाइड किया तो 4/30। आंसर चेक करना है इसका, 30/4 कितना आता है, 30/4, 7 चौको 28, 2 बचा, 7 पंचा 7.5 सेंटीमीटर आ रहा है यार। देखो यार बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था यार, हाँ बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। 7.5, इस सरफेस से 7.5 आगे की ओर फाइनल इमेज बनेगा। सेवन 7.5 पॉजिटिव यू होगा, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें एक बार वापस बता दूं क्या हुआ, मैं एक बार वापस बता दूं क्या हुआ, क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था तो इसीलिए बेटा ये क्लास में करवाना सही में बहुत बहुत हेडेक वाला काम है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन क्लास में करवाना मतलब ऐसा कि भाई खुद की मौत को ऐसा बोला कि यार स्टूडेंट बोलेंगे नहीं समझ में, नहीं समझ में, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। देखो ध्यान से, क्या हुआ, पहली बार पहली सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो एज इट इज, वो सबको समझ में आया। अब यही इमेज दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करके, ये लाइन लिखना यहां पर, हाँ ये लाइन लिखना, आपने लिखना क्या कि यही इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। दिस इमेज आई डेज, अरे क्या आया बीच में, दिस इमेज आई डेज इज बिहेविंग लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर अ सेकेंड सरफेस, फॉर अ सेकेंड सरफेस, O2 लिख देता हूं इसको, O2,
दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं है बेटा ये, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। फिर उसी सरफेस के लिए हमने N1 लिखा, N2 लिखा, R लिखा, U लिखा और सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया। ये फॉर्मूला दोनों के लिए है, एक के लिए नहीं बताया था, इसीलिए मैंने दोनों का कॉमन फॉर्मूला लिखा है। देख पा रहे हो इस चीज को? तुम्हारे मास्टर जी का प्रेजेंटेशन देख पा रहे हो तुम? दोनों के लिए एप्लीकेबल हुआ, इस सरफेस के लिए भी अप्लाई किया, उस सरफेस के लिए भी अप्लाई किया, दोनों सरफेस के लिए। एंड फाइनली यू विल गेट आंसर 7.5 फ्रॉम अ 7.5 फ्रॉम अ P days राइट वर्ड डायरेक्शन में। बताओ ये इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा? रियल होगा। कैसे 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 कैसे? सर देखो यहां पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये लाइट थोड़ी आगे खींच जा रही है, ये हो जाएगा पूरा डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर। दिस इज अ फाइनल इमेज आई। भाई देख लो एक बार, बहुत शानदार क्वेश्चन था यार, बहुत शानदार क्वेश्चन था। ये डॉट 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 करके हम लिखेंगे। देख लो यार, बहुत शानदार क्वेश्चन था। हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग इससे हिल गया हो कि भाई क्या ही करवा दिया आज की क्लास में, लेकिन इसीलिए मैंने लिखा था कि किटकैट का काका है, मेलोडी की माँ है ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके, ठीक है। ये डायग्राम वापस ड्रॉ करके भी आया हूं, दो बार फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लेना। फाइनली ये लाइन लिख के जाना है तुम्हें कि जो लास्ट इमेज बनेगा वो कहां पर मिलेगा? जो राइट साइड का पोल है ना बेटा, वहां से 7.5 सेंटीमीटर दूर मिलेगा। ठीक है, और इमेज कैसा होगा? रियल इमेज होगा। कितनी दूर होगा? 7.5 सेंटीमीटर। कहां से? राइट ऑफ द स्फीयर्स राइट सरफेस, या ये यहां से राइट साइड पे होगा 7.5 पे। ठीक है, बढ़िया है भाई। 2 क्वेश्चन करवाने थे मुझे आज की क्लास में, और खास करके मुझे ये क्वेश्चन बताना था, ये अच्छा क्वेश्चन मुझे करवाना था, क्योंकि याद रहे तुम्हें कि अगर कहीं भी ग्लास बॉल लिखा हुआ आ जाए तो तुम्हारा दिमाग चमकना चाहिए। ग्लास बॉल में कंफ्यूज मत होना। पूरा खेल जो किया है ना बेटा, ये इसने, ये एक वर्ड ने, और ऊपर से ग्लास भी नहीं बेटा, ये बोल जो लिखा हुआ है ना, इस बोल ने पूरा के पूरे क्वेश्चन की काया पलट के रख दी। अगर बोल नहीं लिखा हुआ होता, सिर्फ सरफेस होता, तो सिर्फ और सिर्फ हम एक सरफेस के लिए कैलकुलेट करके छोड़ देते। ठीक है, अगर सिर्फ वहां पर सरफेस लिखा होता ना, ग्लास सरफेस, तो हम एक साइड करके छोड़ देते, लेकिन इन्होंने ग्लास बॉल लिखा तो मुझे 2 बार ये चीज समझानी पड़ी, 2 बार ये चीज करनी पड़ी, 2 बार रिफ्लेक्शन होने पड़े। दिमाग चमक रहा है ना बेटा, दिमाग के अंदर बैठ रही है ना ये चीजें। देख लो एक बार, अच्छे से देख लो, 2025 का क्वेश्चन था। तीन से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, तो ऊपर 3 बन जाएगा, नीचे 30 बन जाएगा। फिर मैंने इक्वल ले लिया डिनोमिनेटर को। ठीक है, बहुत शानदार। अब हम नए कंसेप्ट की ओर जा रहे हैं, जिसका नाम है, अरे यार एक और क्वेश्चन रह गया, लीजिए इसकी भी इच्छा पूरी कर लेते हैं, इसकी भी इच्छा पूरी कर लेते हैं, या होमवर्क में दूं? देखो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, 2021 का क्वेश्चन है। अब मेरी इच्छा हो रही कि मैं ही करवा दूं यार, हाँ मैं ही करवा दूं यार। देखो मैं करवा देता हूँ, सुनना इस बात को। अब चाहूं तो होमवर्क में दे सकता हूं, लेकिन मुझे क्वेश्चन देख के ऐसा होता है कि नहीं यार, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, या इसके जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। मुझे पता है घर पे जाके आप कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, इसलिए कोशिश मेरी हमेशा यही रहता है कि जितना हो सके उतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स में खुद क्लास में करवाऊं। अगर एक ही कंसेप्ट के मैंने 5 न्यूमेरिकल करवा दिए होंगे तो तुम्हारी इच्छा होगी ना ऐसे कि हाँ मैं करवाऊं, मैं करवा दूं। 1 मिनट। हेलो, क्या हुआ? कौन आपकी फैन है बेटा? कौन सी क्लास में हो आप? +1। क्या? +1 11th में हो? 11th में। आओ क्लास में मिलवाता हूँ तुम्हें, आओ आओ। भाई तुम्हारी जूनियर हमारी क्लास में है ये बेटा, क्या नाम है आपका? हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हमारे आपके बड़े भाई बहन है, आपके बड़े भाई बहन है, तो इनकी क्लास 12th अभी चल रही है, और एक अच्छा सा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, हाँ। तो आप कैसे यहाँ पर पहुँच गए हो? मिलने आया बस आपसे, पहुँच गए दिगराज सर से, आपसे। और ऐसे एंट्री भी ले ली?
कैसे किस तरह से? परमिशन। अरे बड़े हिसाब से परमिशन लेके आई है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया है बेटा, खुश रहो। ठीक है, वापस मिलते हैं हम क्लास के बाद। ठीक है बेटा, बाय गाइस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो हम क्या बात बता रहे थे? हाँ पता नहीं, पहुंच गए बेटा कैसे भी करके, देख रहे हो। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि कोई बच्चा डिलीवरी बॉय बन के आया था कि एक चीज, मतलब कुछ ऐसा कुछ तो था ऐसा। वो डिलीवरी बॉय बन के आया, नहीं डिलीवरी गर्ल थी, हाँ डिलीवरी गर्ल थी। वो बोला कि डिलीवरी देने आए हैं, ये पोस्ट आई है, ऐसा कुछ आया है, ऐसा करके। तो वो भाई हाँ, ऐसे करके ऑफिस में घुस गए, ऐसे करके ऑफिस में घुस गए भाई। लेकिन बहुत बहुत अच्छी चीजें होती है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। मैं इसको होमवर्क में ऐड कर रहा हूं, कोशिश करना। नहीं बनेगा तो मैंने पीछे हिंट ऑलरेडी दे दी है, नहीं बनेगा तो मैंने ऑलरेडी पीछे हिंट दे दी है, क्योंकि मुझे पता है यहां पर कहां आप फंसोगे। देखो ऐसे ही नहीं बोलता हूं कि जहां से सब कंफ्यूज होते हैं वहां से आपके मास्टर जी शुरू होते हैं। हर एक चीज के पीछे लॉजिक है, और मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में आप कहां पर फंसोगे। तो जहां पर आप फंसोगे ना, वहां पर मैंने शकुनी मामा की हिंट दे दी है। पूरा सॉल्यूशन नहीं है बेटा, अगेन बोल रहा हूं, ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ R1 आपको मिलेगा, और R2 कैसे निकालते हैं उसका रास्ता है, उसका रास्ता है। ठीक है ठीक। क्वेश्चन को मैं होमवर्क में दे रहा हूं, कोशिश करना बेटा, मुझे यकीन है तब तक तुम कर लोगे। और जो चीज फंसोगे उस चीज के लिए मैंने ऑलरेडी हिंट दे दी है। इस क्वेश्चन में आपको ऐसा बताया गया कि लाइट अंदर घुस रही है, लाइट ऐसे गई 60 डिग्री पे से रिफ्रेक्ट होने के बाद, और लाइट इसके बाद ऐसे पैरेलल हो जा रही है। तो अगर इसके ऊपर ड्रॉ किया जाने वाला नॉर्मल कुछ ऐसा हो तो इमर्जेंट एंगल क्या होगा, इमर्जेंट एंगल E क्या होगा, वो पूछा गया है। देखो अब इस सरफेस पे अगर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो स्नेल्स लॉ से R1 निकल जाएगा, R1 निकल जाएगा। ये दिस वन एंगल R1 यू कैन फाइंड, R1 आप निकाल लोगे। और अगर R2 निकालने जाओगे ना तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए मैंने R2 की पहले से हिंट दे दी है कि R2 कैसे निकालते हो, R2 कैसे निकाला जा सकता है, R2 कैसे निकाला जा सकता है, मैंने उसके लिए पहले से हिंट दे दी है। आंसर चलो बता देता हूं, आंसर मुझे याद है तब तक 60 डिग्री आता है इसका। लेकिन चेक करना क्या तुम्हारा आंसर इतना ही आता है कि नहीं आता है, मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे टैग करके जरूर बताना ये वाला क्वेश्चन अगर तुमसे बन जाए तो। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ तुमसे भी मिलेंगे बेटा, तुमसे भी मिलेंगे, 100% तुमसे मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे बेटा, हमारी तो बहुत इच्छा है तुमसे मिलने की। लेकिन बस हम एक चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छा करके दिखाओ, फिर मिलने का जो मजा आएगा ना वो और भी आरामदायक और भी शानदार होगा। इसलिए बोल रहा हूं कि हाँ एक बार वो मचा के दिखाओ दो, फिर तो मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे, बहुत अच्छे से मिलेंगे। हाँ मैं बोल रहा हूं ना, रास्ता तुम्हारे पास है मिलने का है। हमें खुशी जरूर होगी तुमसे मिलने की, लेकिन बस हम ये चाहते हैं कि तुम अभी एक चीज करके दिखाओ। और वो हमारे लिए नहीं है, वो तुम्हारे लिए ही है, हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए ही है। ठीक है, कि जिससे आप भी खुश होंगे, आपके माँ बाप भी खुश होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि वो चीज यार वो हमें करनी है अच्छी, फिर जो मिलने का मजा आएगा वो और भी शानदार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब लेंस की बात करते हैं। यहां से टॉपिक चेंज होता है, यहां से अब कोई बच्चा पूछ रहा है कि सरनश पूछ रहा है कि सर तो अगर नहीं हुआ तो नहीं मिलोगे। पहली बात तो ये है, देखो हमारे लिए इक्वल है। अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आता है बहुत बढ़िया, नहीं भी आता है अच्छा, तब भी तुम हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हो। मुझे पता है तुम एग्जाम में अच्छा नहीं करोगे तो जीवन में मतलब कोई ना कोई एक ऐसी इंसिडेंट आएगी, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसमें तुम बहुत अच्छा करके दिखाओगे। तो मैं वो चीज है ही है कि तुम करके दिखाओगे, पक्की बात है। लेकिन जो तुम पूछ रहे हो ना कि सर नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं कर पाओगे दोस्त, मैं हूं ना यहाँ पर, क्यों नहीं कर पाओगे, हम है ना साथ में, मचा के दिखाएंगे दोस्त, करेंगे। ठीक है, हाँ आ जाओ अब लेंस की ओर।
अब तक जो हमने चीजें पढ़ी थी ना वो एक सरफेस के लिए थी। अब दो सरफेस को ऐसे मिला लेते हैं, दो सरफेस से मिलने के बाद जो पतली सी अरेंजमेंट बनती है, हालांकि थोड़ी सी मोटी सी है, लेकिन हम जो पढ़ते हैं ना वो बहुत थिन लेंस होता है, बहुत पतला सा लेंस होता है। तो दो सरफेस, दो रिफ्रैक्टिव या दो स्फेरिकल सरफेस के मिलने से एटलीस्ट वन तो स्फेरिकल होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन तो स्फेरिकल होना ही चाहिए, एक तो स्फेरिकल होना ही होना चाहिए, एक तो स्फेरिकल होना ही होना चाहिए ऐसे। तो हम बोलेंगे ऐसी अरेंजमेंट को लेंसेस, ऐसी अरेंजमेंट को लेंस। तो लेंस की एक बहुत सिंपल सी प्यारी सी डेफिनेशन की क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है कि जहां से लाइट पास हो सकती है, जो बाउंडेड है दो रिफ्रेक्टिंग सरफेस से, और इनमें से एटलीस्ट एक सरफेस है ना वो कर्व्ड होनी चाहिए, वो स्फेरिकल होनी चाहिए। बस ये पहली एक छोटी सी लाइन है, इसको लेंस कहते हैं। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उस ट्रांसपेरेंट मीडियम में एटलीस्ट एक सरफेस है, वो कैसी होनी चाहिए, एक सरफेस स्फेरिकल होनी चाहिए। ओके, ठीक है, दोनों के दोनों रिफ्रेक्टिंग सरफेस है, ये बात हमें पता है, दोनों के दोनों स्फीयर का हिस्सा ऐसा मान सकते हैं। बढ़िया। दूसरी बात कि हमारे सिलेबस में, इन अवर सिलेबस, हम जितने भी लेंसेज पढ़ते हैं ना वो थिन लेंसेज पढ़ते हैं। थिन मतलब बहुत पतली सी, कि इनकी जो विड्थ होती है ना टी, बहुत नेग्लेजिबल होती है, बहुत कम होती है, इनकी विड्थ है वो बहुत कम होती है, बहुत कम। देखो जरूरी नहीं है दोनों सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, बता दिया मैंने कि एक प्लेन भी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यहां पर जो थिन लेंसेज की बात करते हैं उसमें थिकनेस बहुत कम होती है, नेग्लेजिबल होती है कंपेयर टू द फोकल लेंथ। इसके आगे अब अगर हम फोकल लेंथ भी बात करेंगे तो फोकल लेंथ की कंपैरिजन में थिकनेस बहुत छोटी होती है। तो इस वजह से हम क्या मान लेंगे पता है, जैसे ये स्फीयर का हिस्सा मैंने माना, इसको मैंने स्फीयर का हिस्सा माना, एक सरफेस बन गई, तो लाइट ऐसे आएगी, एक बार कुछ रिफ्लेक्शन हुआ लाइट ऐसे गई, दूसरी बार कुछ रिफ्लेक्शन हुआ लाइट ऐसे गई, तो यहां पर फर्स्ट एंड सेकेंड दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। जबकि हम थिन लेंसेज की बात करेंगे ना, तो थिन लेंसेज इतना पतला है दोस्त, इतना पतला है कि हम मान के चल सकते हैं कि लाइट आई और रिफ्लेक्शन हुआ, एक ही बार रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसा मान सकते हैं। तो ये खास बात होगी थिन लेंसेज में, थिन लेंसेज में ये खास बात होगी, थिन लेंस में ये खास बात होगी कि हाँ भाई एक ही बार रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसा मान के हम चल सकते हैं। बार बार थोड़ी दो बार, जैसे अभी ग्लास बॉल वाला केस आपने देखा था भाई, वो ग्लास बॉल में तो कितने दो बार हमने रिफ्लेक्शन करना पड़ा था ना, तो दो बार रिफ्लेक्शन करना थोड़ी बार बार। तो एक छोटे सा ऐसे पतला सा लेंस लेंगे कि जिसमें एक फॉर्मूला अप्लाई किया और हमारा काम हो जाता है। बढ़िया है, यहां तक की बात है, ठीक है सर। तो इसको हम अज्यूम कर सकते हैं, अज्यूम टू अकर्स एट अ सिंगल प्लेन, एक प्लेन पे ये चीज हो रही है, ऐसा अज्यूम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, बढ़िया, शानदार। लेंस की बात क्या समझ में आई, ये लेंस की सिर्फ अरेंजमेंट समझिए, लेंस का मीनिंग समझाए और थिन लेंस क्या होता है बस वो हमने समझा। इसके अलावा अभी हमने कुछ लेंस के बारे में ज्यादा पढ़ाई नहीं की है। मिरर पढ़ लिया, प्रिज्म पढ़ लिया, रेक्टेंगुलर पढ़ लिया, उसके बाद हमने स्फेरिकल सरफेस पढ़ ली, उसमें भी ग्लास बॉल समझ लिया। अब बात आती है लेंस की, अब बात आती है लेंस की। हाँ, थिन प्रिज्म में भी ऐसा ही था, सही बात है दृष्टि, एकदम सही पॉइंट पकड़ा है आपने। ठीक है, अब बात करते हैं लेंस के कुछ टर्मिनोलॉजी की, कुछ टर्मिनोलॉजी की, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जाहिर सी बात है कि जिसको हम सेंटर बोल रहे हैं ऐसे, हालांकि इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग अलग होते हैं, लेकिन जो काम की बात है वो बता देते हैं। देखो, सेंटर ऑफ अ स्फीयर्स ऑफ विच ईच सरफेस ऑफ अ लेंस फॉर्म्स अ पार्ट। देखो ये डेफिनेशन पढ़ के तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें एक बार समझाता हूं, फील दिलाता हूं। देखो क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ये पिंक वाली लाइन है, वो स्फीयर का हिस्सा है। सुनना इस बात को, ये पिंक वाली लाइन है ना, ये पिंक वाली लाइन है, जरूरी नहीं है दोनों ये रेडियस इक्वल हो, ठीक है। ये पिंक वाला इसका हिस्सा है, इसका हिस्सा है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये C1 हुआ। फिर ये पहली वाली जो सरफेस है बेटा, ये दूसरे स्फीयर का हिस्सा है, ठीक है सर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरे वाले का, ठीक है। ऐसे C1 C2 डिफाइन किया जाते हैं। तो ये जो C1 C2 है ना, इसी को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। C1 एंड C2 को ही क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इस वाले में भी बता सकते हैं, जैसे ये रेड वाले का हिस्सा है, इसमें ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। ये किसका हिस्सा है, C2,
किसका हिस्सा है ये? स्फीयर का। बना ठीक, ओके, बढ़िया। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ये चीज हो गया, पहली छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करते जाना बेटा, छोटे छोटे चीजों को इकट्ठा करते जाना, छोटी छोटी चीजों को क्या करते जाना है? इकट्ठा करते जाना है मेरे लाल। ओके, दूसरी बात है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पर भी हम R1 और R2 की बात करेंगे, R1 और R2 की बात करेंगे। सुनना इस बात को, जैसे कि पिंक वाले के लिए हम बोलते हैं कि दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, और इस C2 के लिए बोलेंगे दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से ली जाती है, यहां से, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। मेरी बात तुम्हारे दिमाग में गई कि नहीं गई? देखो, अगर मैं बोलूंगा मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट के लिए निकालनी है, तो जो फर्स्ट सरफेस है ना दोस्त, यहां से देख C1 तक की दूरी, जिसका वो हिस्सा है वहां तक की दूरी, तो ये R1, जिसका वो हिस्सा है वहां तक की दूरी, ये R2। हाँ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 अलग अलग है, पढ़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ा हुआ है, तो हम थोड़ी स्पीड रखते हैं इसमें। ये चीज भी होगी। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? बस अब दोनों का कॉमन ये रहा, यहां से काम की बात और आ जाएगी। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम लेंस इसका एकदम सेंटर, जिसको ऑप्टिकल सेंटर O बोलेंगे। जैसे मिरर में पोल काम करता था ना, वैसे ही सेम ऑप्टिकल सेंटर यहां पर काम करेगा। सारे अरेंजमेंट, सारे डिस्टेंस, सारी डायरेक्शन वगैरह वगैरह मेजरमेंट, वो सब पोल के बजाय ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, ठीक है। पोल सर पोल तो सेंटर में होता है ना, पोल की जगह मनीष वर्मा, यहां पर क्या आ जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। ये है हमारा हीरो, ये है हमारे लिए ओरिजिन। क्या काम करेगा? ओरिजिन का काम करेगा। दिस इज लाइक ओरिजिन, लाइक ओरिजिन, ओरिजिन का काम ये करेगा, ठीक है। अब बात आती है प्रिंसिपल एक्सिस। हमने बता दिया प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, हाँ ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हमने समझ लिया क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरी लाइन को ही प्रिंसिपल एक्सिस बोल दो, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर, फिर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट्स, यहां से पास होने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? यहां से पास होने वाली लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये चीज भी हमें पता है, ठीक है, बढ़िया। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिर अपर्चर, अपर्चर क्या है? इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया ऑफ लेंस, ये अपर्चर कहलाएगा इसका, ठीक है। ये अपर्चर पिछले वाले मिरर में भी आया था, हाँ, तो ये अपर्चर कहलाएगा इसका। कितनी लाइट आ सकती है? अपर्चर बढ़ाना मतलब लेंस की ऐसे हाइट बढ़ा देना, लेंस का ऐसा साइज बढ़ा देना, अपर्चर बढ़ाना मतलब, ठीक है। ये भी 10th में पढ़ी हुई बात है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए पहले से ही। अब इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, टर्मिनोलॉजी है, वो पढ़ते हैं। जैसे कि फोकस हो गया, फोकस हो गया, यहां पर दो अलग अलग फोकस पसंद किए जाते हैं। एक है सेकंड प्रिंसिपल फोकस, एक है सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और एक है प्राइमरी फोकस, एक है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। मतलब फोकस 1 और फोकस 2 ऐसा बोल सकते हो, फोकस 1 और फोकस 2 ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। पहले फोकस 1 की बात करते हैं। एक ऐसा पॉइंट कि जहां से लाइट निकलती है, निकलने के बाद या तो पैरेलल हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, या जहां पर आने वाली लाइट रिफ्रैक्शन होने के बाद पैरेलल हो जाती है, ठीक है। देखो यहां पर कंडीशन समझना, जहां से लाइट निकल रही है, जहां से लाइट निकल रही है, जहां से लाइट आ रही है ऐसा बोल सकते हैं, या जहां पर लाइट जाना चाहती थी, अपीयर्स वाली बात है, और रिफ्रैक्शन होने के बाद वो पैरेलल हो जा रही है। यहां पर कहानी को याद रखना, ऐसा पॉइंट है कि जहां पर रिफ्रैक्शन होने के बाद, फर्स्ट के लिए रिफ्रैक्शन होने के बाद पैरेलल हो रहा है, रिफ्रैक्शन होने के बाद पैरेलल हो रहा है, देखना, रिफ्रैक्शन होने के बाद पैरेलल हो रहा है। कहानी की लैंग्वेज को पढ़ना बेटा। ऐसे पॉइंट को प्राइमरी फोकस कहा जाता है, ऐसे पॉइंट को प्राइमरी फोकस कहा जाता है। तो बीम ऑफ अ लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट और अपीयरिंग टू कम, ऐसा लग रहा है कि आ रही है या आने वाली है। अब रिफ्रैक्शन होने के बाद वो क्या हो जाती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे पॉइंट को हम F1 बोलेंगे, F1 बोलेंगे, प्राइमरी फोकस बोलेंगे,
ठीक है, प्राइमरी फोकस बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा बात क्या था सर, स्ट्रेट पैरेलल लाइन आई किसी एक पॉइंट पे मिल जा रही है, उस वाले पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, उसी वाले पॉइंट को हम सेकेंडरी फोकस बोल रहे हैं, खत्म। पहले वाले का उल्टा, पैरेलल लाइन आ रही है, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसा लग रहा है कि किसी पॉइंट पे मिल जा रही है या मिलने के लिए तैयार है, अपीयर्स टू, तो उस वाले केस में हम बोलेंगे ये सेकेंडरी फोकस हो जाएगा। देखो, कन्वर्ज हो जाएगी या फिर अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, मतलब यहां से सीधा पास होने के बाद की कहानी है दोस्ती। कॉन्वेक्स लेंस आपको पता चल गया होगा, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करने का काम करता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करने का काम करता है। ठीक है, यहां तक की बात क्या समझ में आई? बढ़िया। फर्स्ट फोकस की बात पड़ी, सेकंड फोकस की बात पड़ी, इसके अलावा तुम्हें कोई भी ऐसी चीज में कंफ्यूजन हो रहा है इसी में तो बता दीजिए मुझे प्लीज। यहां तक की बात एकदम क्रिस्टल क्लियर तो बता दीजिए। आखिरी पॉइंट है फोकल प्लेन, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे लेंस में ही। एक फोकल प्लेन क्या होता है कि अगर पैरेलल लाइन के बजाय अगर जो रेज आ रही है वो थोड़े से कुछ एंगल पे हो, सेम पढ़ते थे वहां पर भी, कुछ एंगल पे हो, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट है ना बेटा, वो ये प्रिंसिपल एक्सिस से यहां पर कहीं फोकस होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर और इस फोकस को कंसीडर करता हुआ एक ऐसा प्लेन, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लीजिए। हाँ, तो ऐसा एक प्लेन कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर हो, और फोकस में से पास होता हुआ हो, ऐसे प्लेन को फोकल प्लेन कहेंगे। ये आगे जाके टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल मतलब टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में काम में आएगा, अभी काम में नहीं आएगा। तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, हर चीज पता होनी चाहिए कि लाइन अगर पैरेलल नहीं आ रही है, लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं आ रही है, तब उस केस में वो किसी एक पॉइंट पे मिल रही है और उस पॉइंट में से फोकस में से और प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर पास होने वाले प्लेन को, प्रिंसिपल एक्सिस से पास होने वाले परपेंडिकुलर प्लेन को हम नाम देते थे फोकल प्लेन। बस खत्म। सेम टू सेम बट डिफरेंट। हाँ, सेम टू सेम बट डिफरेंट। ये सेम टू सेम चीजें कहां पर पड़ी हुई है? मिरर में पड़ी हुई है। याद है ना बेटा? सर डायग्राम बनाना है, हाँ आराम से बना लेना, अभी मत बनाओ बेटा, क्योंकि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भी नहीं है कि जो तुम्हें याद ना रहे। इसकी जगह छोड़ देना, आराम से बनाते रहना। अब जो मैं बताऊं ना, वो डायग्राम मेरे साथ साथ बनानी है, वो डायग्राम, ठीक है? अब जो मैं बताऊं ना, वो डायग्राम मेरे साथ साथ बनानी है। आ जाए, शुरुआत करें? हाँ, शुरुआत करें। अब मैं तुम्हें जो बताऊं ना, वो डायग्राम मेरे साथ साथ बनानी है, जब तक क्वेश्चन चलता है मजा आता है, लेकिन इन सब में मजा नहीं आता। हाँ, वो थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट रहता है ना, तो ऐसा लगता है, लेकिन अब अच्छा लगेगा क्योंकि अब समझने वाला पार्ट है। अब इससे पहले क्या था? थोड़ा बोरिंग वाला पार्ट था, थोड़ा थियरी वाला पार्ट था, तो उसको याद रखना ना रखना वैसे रहता है। अब मजा आएगा, देखो अब मजा आएगा। एक बार मैं अपना मशीन यंत्र लेके आ जाऊं, अपना यंत्र लेके आता हूं। 1 मिनट। हाँ, किसी को अगर याद हो, चलो पहले मैं बता देता हूं, फिर यंत्र लेके आता हूं। किसी को याद हो मिरर वाली बातें, कि मिरर में भी हमने ऐसे स्टैंडर्ड रे डायग्राम ड्रॉ किए थे। किसी को अगर याद हो तो प्लीज मुझे याद करवाना, क्योंकि मुझे याद नहीं है। अरे ये चीजें थोड़ी याद रखते हैं बेटा, कभी नहीं याद रखता हूं मैं तो कभी नहीं रखता हूं। पता नहीं तुम रखते हो कि नहीं रखते हो। बस एक बात मुझे बताते जाना, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो चीजें में मजा नहीं आएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, बस ये बताते जाना तुम मुझे, ठीक है? स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तब मजा आएगा, तब ड्रॉ करने में अच्छा मजा आएगा। बायोलॉजी वाले
आ गए ओए। ठीक है, देखना यहां पर, अगर कोई लाइन सीधी आएगी, स्ट्रेट आएगी, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद वो फोकस पे चली जाएगी। इसको हम फोकस एफ नाम दे देते हैं। ठीक है, किसके लिए बात है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए, नंबर 1। सेम बात यहां पर भी बोलता हूं, अगर कोई स्ट्रेट आएगी, अगर कोई लाइन स्ट्रेट आएगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, अब मान लो स्ट्रेट, अब तो ड्रॉ हो गई, तो टकराने के बाद, रिफ्रैक्शन होने के बाद वो डाइवर्ज हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, इसको पीछे की डायरेक्शन में खींचते हैं तो ये फोकस मिलता है। ठीक है, F1 F2 मिटा दो, अब तो बेटा सब कुछ F F F ही है, ऐसा मान लीजिए, जनरली F F F ही है, ऐसा मान लीजिए, F है। ओके, ये पहली बात। दूसरी इसकी उल्टी ले लूं क्या मैं? दूसरी इसकी उल्टी ले लूं, कॉन्वेक्स लेंस की हल्की सी टेढ़ी है। अरे यार अब माफ कर दे, अब टेढ़ी हो गई तो हो गई, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, माफ कर दे, अब हो गया टेढ़ा, कोशिश कर लेता हूं फिर पे, अब तो और हो गई होगी। यार मजाक मत करो ना यार, मतलब पढ़ा रहा हूं तो पढ़ा लेने दो ना यार, मत करो ऐसा। टेढ़ी है, मेढ़ी है, चल तू भी क्या याद रखेगा, तेरे मास्टर जी ने तेरी बात सुन ली, अब सही है। दूसरी रे के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए यहां पर फोकस, यहां कहीं फोकस है इसका, ये दूसरा वाला जो फोकस होता था उस फोकस की बात है। इस फोकस में से अगर लाइट निकलेगी, इस फोकस में से अगर लाइट निकलेगी, पहले वाले का उल्टा है ये, इस फोकस में से अगर लाइट निकलेगी तो रिफ्रैक्शन होने के बाद ये ऐसे पैरेलल चली जाएगी। ये बात भी पड़ी हुई थी, हाँ सर पड़ी हुई थी, इसमें भी कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हाँ, तुम्हारी लाइन टेढ़ी है वो नहीं देख रहे हो, लेकिन मेरी लाइन जो टेढ़ी है वो तुम्हें दिखाई दे रही है। हाँ, तो इसीलिए बोला जाता है कि खूबसूरती तो आंखों में होती है दोस्त, देखने वालों को तो ताजमहल में भी कमियां दिखाई देती है, तो तुम्हें मेरी लाइन में कमी नहीं दिखाई देगी? दिखाई देगी, क्यों नहीं बेटा? तुम्हें बस उसकी कमी कोई नहीं दिखाई देती। अब दूसरी बात कि अगर कोई लाइन फोकस पे आ रही है, देखना यहां पर इसको फोकस मानते हैं, डिंग 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 डिंग। अगर कोई लाइन फोकस पे आ रही है, अगर कोई लाइन फोकस पे आ रही है तो रिफ्रैक्शन होने के बाद वो पैरेलल हो जा रही है। ठीक है, ये दूसरी लाइन, ये दूसरी लाइन की बात है। क्या ये दोनों बात तुम्हें एकदम दिमाग में बैठ गई? पैरेलल सही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, ये दोनों बात समझ में आ गई। अगर कोई लाइन पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से पास हो जाएगी या फोकस में से पास होगी ऐसा प्रतीत होगा। ओके सर, अगर कोई लाइन फोकस में से निकलेगी तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, अगर कोई लाइन फोकस में आ रही होगी ऐसा दिख रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अब तीसरी बात बोल रहा है सर आप तो सीरियस हो गए। अरे मजाक कर रहा था बेटा, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन तुम इस बात को सीरियस ही लेना। हाँ, तीसरी लाइन कि अगर कोई लाइन ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है तो वो एज इट इज चली जाती है। कोई बच्चा बोल रहा है कि सर आप तो पर्सनल हो गए, आप तो सीरियस हो गए। मैंने मजाक में ही बोला था, लेकिन तुम उस चीज को सीरियसली लेना। अगर कोई लाइन ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है तो एज इट इज चली जाएगी, बस खत्म। ये तीनों चीज मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि जैसे हम रटते हैं ना हर बार, केस को याद रखना, केस को रटना, बस ये 3 रे डायग्राम याद रखते हो ना तो सारे केसेस बन जाते हैं, सारे केसेस, और सारे क्वेश्चंस भी आसानी से बनने लगते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हम रे डायग्राम ड्रॉ करते। अरे यार, यहां पर मैं मिरर ड्रॉ करके आया था भाई साहब, मेरे लेंस किसी ने गायब कर दिए, मेरे लेंस किसी ने चुरा लिए। खैर छोड़ो, मैं खुद इमेज फॉर्मेशन कर दूंगा,
डरता थोड़ी हूँ बेटा, ठीक है। खुद इमेज फॉर्मेशन करूंगा, खुद से करूंगा बेटा, खुद से करूंगा। देखना एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। मम्मी मम्मी मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। अरे बनना, कौन मना कर रहा है तुझे, ठीक है। ओके, ये लेंस मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाना दोस्त, ठीक है। बढ़िया, प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं अपन। हम साथ साथ हैं, ठीक है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। ऊपर क्यों नहीं आई है पता नहीं है, ठीक है। एक ही उसमें कोशिश करता हूं मैं सारे के सारे डायग्राम ड्रॉ करने की, तो तुम कंफ्यूज मत होना। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कहीं इसका पहला एफ, फिर इसका दूसरा एफ, यहां पर भी कहीं इसका पहला एफ, फिर ये उसका दूसरा एफ, दूसरा एफ, क्या दूसरा एफ, अरे फोकस दूसरा, ऐसे, ठीक है। लेंस काफी छोटा है, छोटा है, अब बोल, छोटा है, हाँ ठीक है। देखो ये सारी चीजें हमें पता है, मैं फटाक फटाक से अभी डायग्राम ड्रॉ करवाने वाला हूँ, फटाक फटाक से डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ। देखो तो एक बार अच्छे से, ये केस नंबर 1 इतना अच्छा छोटा सही लगेगा आपको, मतलब ये केस 1 बन जाएगा, चारों केस यहीं पे बन जाएंगे। ये केस नंबर 1, इसका अगर मैं रेप्लिका ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पर कॉपी डायरेक्टली, तो एक दूसरा केस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस चीज का और कॉपी बना लूं तो ये कॉपी डायरेक्टली यहाँ तीसरा बन जाएगा, पता नहीं चला इसमें वो लाइन कैसे आ गई, ठीक है। और इसी चीज का अगर मैं कॉपी डायरेक्टली करूं तो यहाँ पर चौथा केस बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, अच्छे से रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस कलर से। पहला केस, केस नंबर 1 कि ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, माइनस इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो इन्फिनिटी से आने वाली रेस कैसी होती है बेटा, पैरेलल होती है। इन्फिनिटी से आने वाली रेस कैसी होती है, पैरेलल होती है। देखते जाना बेटा। चलो मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसका यूज करूं, किसका। चलो पहली बार हमने कहां पर रखा है बेटा, भूलते जाओ, पहली बार हमने रखा है इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं और इमेज बनाने के लिए मैं ग्रीन कलर का यूज कर रहा हूं। पिंक कलर का लेंस अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लू बनाना चाहिए था। अरे लेंस लेंस है बेटा, तुम्हें कलर से क्या मतलब है। तो इनफाइनाइट से रेज आई, इनफाइनाइट से रेज आई, ठीक है। टकराने के बाद कहां जाएगी, फोकस में जाएगी सर, ऑफ कोर्स। तो इनफाइनाइट से रेज आ रही है, टकराने के बाद फोकस पे चली जाएगी, टकराने के बाद फोकस पे चली जाएगी, तो टकराने के बाद फोकस पे चली गई, खत्म बात, खत्म बात। तो फाइनल इमेज कहां पर मिला, फाइनल इमेज आपको मिल रहा है बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा इमेज मिल रहा है आपको। और वो छोटा सा इमेज कहां पर मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है, वो छोटा सा इमेज फोकस पे मिल रहा है, ठीक है। यहां तक की बात। सेम बात यहां दूसरे केस में मैं बताता हूं, सेम बात मैं दूसरे केस में बताता हूं, सुनते जाना इस शब्दों को ध्यान से। कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख देता हूं यहां बियॉन्ड द 2f के पीछे रख देता हूं, तो कहां पर ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा, यहां रख दिया है मैंने ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां पर मुझे मिलेगा। तो इमेज की बात करते हैं हम। पहले लाइन एकदम सीधी निकाली, ठीक है। सीधी लाइन कहां से पास होती है, सीधी लाइन पास होती है फोकस से, तो ये सीधी लाइन फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा, अगर मैं इसके ऑप्टिकल सेंटर में से लाइन पास करूंगा, ऑप्टिकल सेंटर में से लाइन पास करूंगा, तो कुछ ऐसी लाइन पास हो जाएगी। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, हाँ। कहां पर मिल रही है दोनों की दोनों रेज, देखो एक रेज मैंने पैरेलल निकाली, और आपको पता है कि इमेज बनने के लिए कितनी रेज की आवश्यकता होती है, इमेज बनने के लिए बस 2 रे की आवश्यकता होती है। तो यहां पर दोनों रेज कहां पर मिल रही है सर, जहां पर मिल रही है वहां पर बन जाएगा इमेज, तो ये बन गया इसका इमेज, ये बन गया इसका इमेज। ये क्या था, ऑब्जेक्ट,
क्या ये दूसरा केस समझ में आया? केस नंबर 2 समझ में आया कि जहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? केस नंबर 2 जहां पर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f के पीछे था, 2f के पीछे था। ठीक है, ओके, आपको कॉपी नहीं करना है बेटा, मेरे पास समय कम है, आपके पास तो समय है ना, आप ड्रॉ कर सकते हो इसको, आप इसको हल्के हल्के हाथों से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये केस 1 हो गया। फिर ये दूसरा केस, अब ऐसे ही तीसरा केस बनाता हूं, देखते जाना प्यारी तरीके से। ऐसे ही केस नंबर 3, केस नंबर 3 बताओ आप कहां पर रखे ऑब्जेक्ट को? सर केस नंबर 3 के अकॉर्डिंग, केस नंबर 3 के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं 2f पे, एग्जैक्टली 2f पे रख देते हैं, एग्जैक्टली 2f पे रख देते हैं। ठीक है सर, तो ऑब्जेक्ट एट 2f, एग्जैक्टली हमने 2f पे रख दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। तो जो इमेज निकालेंगे दोस्त, जो रेज निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? एक बार पैरेलल सर, और पैरेलल रेज आपको पता है कहां से पास होती है? फोकस में से पास होती है। पैरेलल रेज फोकस में से पास होती है, ये पैरेलल रेज फोकस में से पास हो जाएगी। ओके, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाली रेज, ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाली रेज ऐसे कुछ बनेगी, ऐसे कुछ होगी। ठीक है सर, ये ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाली रेज, जहां पर ये दोनों मिल रही है, जहां पर ये दोनों मिल रही है वहां पर बन गया इमेज, लेकिन उल्टा बना है, लेकिन उल्टा बना है। तो ये रहा ऑब्जेक्ट 2f पे, ये उसमें से निकलने वाली रेज, ये उसमें से निकलने वाली रेज, ये यहां कहीं रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है सर, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये फोकस में से पास हुई, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये फोकस में से पास हुई, एक ऑप्टिकल सेंटर में से एज इट इज निकल गई है, जो कहां पर मिल रही है वापस? वो मिल रही है यहां पर, यहां पर। ठीक है, ये आया कि समझ पा रहे हो इस चीज को? भाई समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो इस केस को? तीनों की तीनों केस, ये सारी बातें हालांकि क्लास 10th में भी पढ़ी हुई है, लेकिन मैं बस इसको कोशिश कर रहा हूं कि तुम अच्छे से एक बार खुद से ड्रॉ करते जाओ मेरे साथ साथ, वरना मैं इसको डायग्राम ड्रॉ करके भी ला सकता था, लेकिन बस मकसद यही था कि तुम भी मेरे साथ साथ इस डायग्राम को ड्रॉ करो, तुम भी मेरे साथ साथ इस डायग्राम को ड्रॉ करो। तो ये केस 3 की जहां पर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है? 2f पे रखा गया है, 2f पे रखा गया है। अब मैं थोड़ा इसको और आगे ले जाता हूं, ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाता हूं। ऑब्जेक्ट एट, ऑब्जेक्ट कहां पर रख रहा हूं? मैं रख रहा हूं बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट है, यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं इसकी इमेज कहां बनती है। ये रहा ऑब्जेक्ट, अब देखते हैं इसकी इमेज कहां बनती है। तो हम क्या किया करते थे सर? रेज निकालते थे, रेज निकालते थे। तो एक लाइन निकाली मैंने पैरेलल, जो फोकस में से पास हो जाएगी, जो फोकस में से पास हो जाएगी, और दूसरी रेज मैंने ऑप्टिकल सेंटर में से निकाली, वो कुछ ऐसे चली जाएगी। सही है ना? हल्का सा यहां पर मुझे वो कम लगा है कि इसका ज्यादा होना चाहिए था वो एरिया। खैर, मैं इसको थोड़ा ऊपर खींच लेता हूं। ठीक है, अब देखते जाओ क्या हुआ। हाँ, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से पास करूंगा तो ऐसे कहीं जाएगी। हाँ ठीक है सर, ऑप्टिकल सेंटर में से जैसे ही पास की मैंने, सर मुझे मिला 2 रेज यहां पर मिल रही है, यहां मतलब कहां? 2f से दूर, ये इमेज बनी, ये इमेज मिली। रेज कैसे निकली है? एक एकदम स्ट्रेट, जो रिफ्रैक्शन होने के बाद फोकस में से पास हो रही है, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है। ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाली रेज एज इट इज चली जा रही है, जहां पर ये मिल रही है वहां पर इमेज बन जा रहा है। खत्म, खत्म। देखो मैं सही में, अगर तुम्हें पता है ये सारी चीजें तो तुम्हें आसान लग रहा होगा, अगर नहीं पता है तो तुम मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाओ। ड्रॉ करोगे मेरे साथ साथ तभी ये चीजें पता चलेगी और अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। क्योंकि रे डायग्राम में जब आप क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझोगे ना, तब पता चलेगा कि ये बेसिक वाले केस अगर क्लियर कट होंगे ना, तभी आप अच्छे से रे डायग्राम को ड्रॉ कर पाओगे। बताओ मुझे, 4 के 4 केस एकदम क्रिस्टल क्लियर है?
4 के 4 केस। पहले केस में अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है तो इमेज कहां पर मिलता है, फोकस पे, बहुत छोटा सर, बहुत छोटा, डिमिनिश्ड। अगर दूसरे केस की बात करूं तो 2f से दूर रखने पे ऑब्जेक्ट को इमेज हमें f और 2f के बीच में मिलता है, जो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में छोटा है। तीसरे केस में 2f पे ऑब्जेक्ट को रखने पे फाइनली हमें 2f पे ही इमेज मिलता है, वो उल्टा होता है बस। चौथा केस की ऑब्जेक्ट को अगर f और 2f के बीच में रखते हैं तब इमेज है वो 2f से दूर मिलती है और उल्टी मिलती है, पहले की कंपैरिजन में बड़ी होती है, पहले की कंपैरिजन में बड़ी होती है। पक्का यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठ गई है क्या दोस्तों? आगे बढ़ाऊं कहां गई बात? हाँ, अब वापस मुझे खुद से ही ड्रॉ करना पड़ेगा ना। हाँ चलो, 2 केस आखिरी है, इसको कॉपी करके शायद काम बन जाए ना बन जाए पता नहीं है, एक बार देखते हैं इरेज करके। नहीं, ये वाली इरेज नहीं होगी शायद, मुझे एक कॉपी कर लेना चाहिए था। चलो खैर छोड़ो। अब आखिरी के 2 केस, केस नंबर 5 मेरे साथ साथ लिखना दोस्तों, केस 5 की ऑब्जेक्ट एट f, और दूसरा जो स्पेशल केस से जाना जाएगा, केस नंबर 6, ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F के बीच में। देखना दोस्तों, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, अरे एक ही अच्छे से ड्रॉ कर लेने दो ना, दूसरा तो हम इसको ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। अगर लेंस अच्छे से ड्रॉ करोगे ना दोस्तों, रे डायग्राम ड्रॉ अच्छा करने में फायदा रहेगा। क्यों पता है? क्योंकि सारी प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेकंड फोकस, ये सारी बात आप इसी से तो ड्रॉ करते हो। तो अगर लेंस अच्छा दिख रहा होगा ना, एग्जामिनेशन में भी हाथ से ड्रॉ करना भी आना चाहिए, हर बार ऐसा नहीं कि तुम इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो। तो रे डायग्राम जितना जिसका स्ट्रॉन्ग होता है ना, उतना उसका डायग्राम क्लियर होता है, डायग्राम क्लियर होता है तो सामने वाले एग्जामिनर को भी चेक करने में आसानी रहती है। तो इसलिए कोशिश हमेशा ये करना कि डायग्राम तुम्हारा बहुत क्रिस्टल क्लियर हो, डायग्राम हमेशा तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। अब व्हाइट कलर से पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहां दिखा देता हूं वापस एक बार, ये रहा F और इस साइड ये रहा F, ठीक है। बस इसकी ज़रूरत है और किसी की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं, ठीक है। कहां पर रखा है हमने ऑब्जेक्ट को? सर ऑब्जेक्ट को रखा है एग्जैक्ट F पे, और दूसरे केस में F और O के बीच में, यहां पर O है और ये F यहां पर है, तो F और O के बीच में ऐसा कहीं, ये है ऑब्जेक्ट। लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट ही है, अभी के लिए नहीं लिखते हैं, ठीक है। टेढ़ा है सर, अब टेढ़ा है तो मान ले बेटा, टेढ़ा है तो मेरा है, वो बिंगो वाली एडवर्टाइज में बोलते हैं ना, वैसा ही। अब हम रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। देखना, एक पहली लाइन गई एकदम सीधी, टकराने के बाद क्या फोकस में से पास हो जाएगी, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये फोकस में से पास हो जाएगी, ये दिख गई, ठीक है, डिंग। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाली रे, ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाली रे, देखो मैंने यहां पर शायद डिस्टेंस इक्वल नहीं लिया है, ये और हल्का सा डिफरेंस लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। देखना यहां पर
देखना ध्यान से, एक ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाली रेज ऐसे कहीं चले जाएगी, ऐसे कुछ चली जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाली रेज ऐसे कुछ चली जाएगी। ठीक है सर, बढ़िया। देखना, ये ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाली रेज है कि जो एज इट इज चली गई है, यहां पर कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फोकस की। अब बात करते हैं हम फोकस की। दूसरी रेज एकदम स्ट्रेट निकली होगी, ठीक है, टेढ़ा है इसीलिए शायद ये इश्यू आ रहा है, और फोकस में से पास हो जाएगी ऐसे कुछ, यहां कहीं इसका फोकस होगा, टकराने के बाद कहां पास हो जाती है, कहां से पास हो जाती है, फोकस से पास हो जाती है। देखो तो एक बार ध्यान से देखो इस चीज को, ध्यान से देखो इस चीज को। ये रे कहां पर मिलेगी, आपको क्या लगता है ये रे कहां पर मिलेगी, ये रेस कहां पर मिलेगी? सर ऐसा लग रहा है कि दोनों स्ट्रेट जा रही है, तो पैरेलल लाइन एकदम स्ट्रेट जा रही है, एक दूसरे से पैरेलल है ऐसा लग रहा है, और पैरेलल लाइन कभी भी मिलती नहीं है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा इमेजिनेशन करें तो ये ऐसा मान सकते हैं कि ये रेज आगे बढ़ते 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 कहां पर मिलेगी, v इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे मिलेगी, और फाइनल जो इमेज मिलेगा ना वो इमेज बहुत लार्ज होगा, जो इमेज बनेगा ना फाइनली वो इमेज बहुत लार्ज हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आखिरी केस, और इस केस को हाईलाइट कर लेना, इस केस के ऊपर स्टार कर देना बेटा, क्योंकि ये स्पेशल केस बनने वाला है। क्या है? स्पेशल केस बनने वाला है। क्यों? देखो, जो लाइट निकलती है बेटा, ठीक है, ये लाइट गई, क्या वो फोकस में से पास हो जाती है? जी हाँ सर, ये ऐसे फोकस में से पास हो जाती है। और जो लाइट पोल में से निकलती है, क्या वो ऐसे हो जाएगी, ऐसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चली जाएगी? हाँ सर, स्ट्रेट चली जाएगी। तो जो लाइट पैरेलल गई वो फोकस में से पास हो गई, और जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से पास हुई वो एज इट इज चली गई। ये दोनों एक दूसरे का मुंह खुलती हुई डायरेक्शन में है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आगे की डायरेक्शन में कभी भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से डाइवर्जिंग नेचर में, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है। तो अब इसको पीछे की डायरेक्शन में खींचने से पता चल रहा है, इसको पीछे की डायरेक्शन में खींचने से पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगी, और कहीं ना कहीं मिलेगी जहां पर भी, वो बन जाएगा फाइनल इमेज, वो बन जाएगा इसका इमेज। तो ये इसका पहली बार वर्चुअल इमेज बन रहा है, यहां पर पहली बार क्या बन रहा है? वर्चुअल इमेज मिल रहा है, और इस साइड पे मिल रहा है। तो पहली बार, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हम यही मान रहे हैं और पॉजिटिव मान रहे हैं, तो पहली बार ऐसा केस बनेगा कि जहां पर ये पॉजिटिव है तो V मिला हमें नेगेटिव, और कैसा इमेज मिला? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिला है। तो पहली बार ऐसा हुआ है, वरना किसी भी केस में ऐसा नहीं हुआ था, वरना किसी भी केस में ऐसा नहीं हुआ है। देख लो ध्यान से, हाँ, बिहाइंड द लेंस कभी भी नहीं बना था, लेकिन इसमें बन रहा है, स्पेशल केस में बन रहा है, स्पेशल केस में बन रहा है। ये देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है, बढ़िया, शानदार। ये सारे केस है ना बेटा इमेज फॉर्मेशन के। मैं हालांकि ठीक है, मैंने कोशिश की थी कि यहां पर ड्रॉ करके लाऊं, लेकिन मैंने एक ही स्लाइड में बता दिया, एक दो स्लाइड में बता दिया। अब इमेज फॉर्मेशन की मैंने सारी बात कहां पर? एक बॉक्स में लिख दी है कि इसको अगर तुम याद रख रहे हो तो यहां पर रही सारी चीजें, इमेज फॉर्मेशन की सारी चीजें यहां पर रही, ये रही इमेज फॉर्मेशन की सारी चीजें। तो इमेज फॉर्मेशन हेडिंग लगा लेना बस, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज करने वाले लेंस के लिए। और उसमें भी क्या खास बात थी? ये स्पेशल केस था, ये स्पेशल केस था जहां पर F और O के बीच में वर्चुअल इमेज मिल रहा है। ये खास करके एक स्पेशल केस है, और ज्यादातर क्वेश्चन है ना वो यहीं से पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये कन्वर्जिंग लेंस के सारे केस थे, 1 2 3 4 6 क्वेश्चन थे ना, 6 केसेस थे। कॉनकेव मैंने नहीं लिखा है, कन्वर्जिंग लिखा है। उसका मीनिंग मैं अगले सेशन में मिलूंगा,
इसका मीनिंग हम अगले सेशन में समझेंगे क्यों मैंने कन्वर्जिंग लिखा है। अब सीधा ऐसा समझ सकते हो कि कॉन्वेक्स क्या काम करता है, कन्वर्ज करने का काम करता है, इसलिए कन्वर्जिंग लेंस लिखा है। दूसरा मैं होमवर्क में दे दूं क्योंकि मेरे ख्याल से ये भी आसान है, मैं यहां पर ड्रॉ करके चला जाऊंगा, लेकिन क्या आप इसको होमवर्क में मान सकते हो कि अगर डाइवर्जिंग लेंस के बारे में मैं 2 केस आपको बताऊं कि हाँ आपको ड्रॉ करने हैं, खुद से ड्रॉ करने हैं 2 केस, तो आप खुद से कर सकते हो? करोगे? नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मैं खुद करवा देता हूं, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आसान है, क्लास 10 में भी पढ़ा हुआ है। तो इस चीज को मैं होमवर्क में देता हूं कि हाँ डाइवर्जिंग लेंस के दोनों केस के डायग्राम है वो आपको होमवर्क में ड्रॉ करके लाने हैं। ये किताब में ड्रॉ कर लेना दोस्त जरूरी है, ठीक है? तो 2 केस होमवर्क में। अब कैसा आएगा वो सारी चीजें मैंने पीछे लिखी हुई है एक टेबल पे। ये कैसे इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है? तो दोनों केस। अब आज के सेशन में क्या पढ़ा है मैं बता देता हूं वापस। आज के सेशन में हमने स्फीयरिकल सरफेस के क्वेश्चन किए थे। जो क्वेश्चंस मैं बता रहा था कि 3 तगड़े क्वेश्चन, एक 2026 में पूछा गया, एक 2025 में पूछा गया क्वेश्चन जो बहुत तगड़ा था, बहुत तगड़ा, वो पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको बोला कि एक 2021 का क्वेश्चन भी देख लीजिए जो थोड़ा डिफरेंट था, मैथ्स वाले ज्योमेट्री जिसकी अच्छी होगी ना वो जीत जाएंगे। क्लास 10 में जिसने मैथ्स अच्छे से पढ़ी होगी ना वो इस क्वेश्चन में जीत पाएगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक हिंट दे दी है, अगर ना बने ये क्वेश्चन तभी इस हिंट को देखना, अदरवाइज ना मत देखना, ठीक है? फिर कहानी को आगे बढ़ाया, हमने लेंसेस के बारे में पढ़ा है, लेंस मटेरियल के बारे में पढ़ा है। लेंस मटेरियल क्या था, फिर उसकी ग्लास सरफेस के बारे में पढ़ा, उसके साथ साथ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा। ये सारी टर्मिनोलॉजी के साथ साथ हमने फोकस के बारे में इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी कि फोकस क्या होता है, कितने फोकस होते हैं, फोकल प्लेन क्या होता है। फिर कहानी को आगे बढ़ाया, स्टैंडर्ड रे ट्रेसिंग डायग्राम, इस 3 रे डायग्राम से, बस 3 स्टैंडर्ड रे से हमने जितनी भी चीजें थी ना दोस्त वो सारी पढ़ी है। किसकी? इमेज फॉर्मेशन की, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, या फिर आप बोल सकते हो कन्वर्जिंग लेंस। याद आया? जो कॉन्वेक्स, जो आपने कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ा था वो सारी की सारी बातें कॉन्वेक्स लेंस के लिए एप्लीकेबल है, सारी की सारी बातें। थोड़ा डिफरेंट, सारी की सारी बातें मतलब जितने भी केसेस वहां पर बन रहे थे ना वो सेम टू सेम टाइप के केसेस यहां पर भी बन रहे थे। वहां पर उल्टा होता है, यहां पर उल्टा होता है, लेकिन बात वही है दोस्त कि 6 केस वहां पर भी, 6 केस यहां पर भी। वहां कॉनकेव मिरर के केस थे, यहां पर कॉन्वेक्स लेंस के केस थे। तो ये 6 केस पढ़े, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन, डाइवर्जिंग लेंस वाला, वो मैंने आपको होमवर्क में दिया। तो ये चीज आपको करके आनी है, और इसी सेशन में या अगले सेशन में कोई भी आपको डाउट रहा हो पिछले सेशन में तो आप यहां पर शेयर कर सकते हो, ठीक है? ओके, यहीं तक रखे बात। पीसीपी अपलोड हो चुकी है मेरे ख्याल से, अगर नहीं हुई है तो मैं एक बार देख लेता हूं और अपलोड करवा देता हूं, ठीक है? यहीं तक रखते हैं आज की बात, मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखना, खुश रहना, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।